जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था पठार, ठीक है। पठार की परिभाषा हमने बताई थी 500 से 800 मीटर के असमान या ऊबड़ खाबड़ या उच्चावच के स्थान को पठार कहा जाता है, ठीक है। अगर 800 से ऊपर का अगर कोई उच्चावच या ऊबड़ खाबड़ है तो उसको पर्वत कहते हैं, और 500 से नीचे का है तो उसको पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। इतना चीज। और उसके बाद हमने पठार का वर्गीकरण बता दिया था, ठीक है। केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत हम पढ़ा चुके थे। आज है दूसरा पर्वत, कौन सा? मालवा पठार, है ना, मालवा पठार, ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी में पढ़ा चुका हूं। आज है केंद्रीय उच्च भूमि का मालवा पठार, ठीक है। उसको शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारा चैनल ज्ञानस्थली कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छा लगता है तो लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ठीक है। तो आज हम पठार में आगे आते हैं। क्या क्या है, चलो, कौन सा पठार है? मालवा पठार, ठीक है। चलो, तो मालवा पठार की स्थिति कहां है, भारत में स्थिति कहां है? मैंने अरावली बताया, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली और हरियाणा में पड़ता है। ऐसे ही मालवा पठार भारत में इसकी स्थिति कहां है? पहले मैं आपको डायग्राम पर बनाता हूं तो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। यहां ये मैप बना रहा हूं मैं, ठीक है। आपके पास अगर मैप हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इतना। अब मालवा पठार दो राज्यों में है। कौन कौन से दो राज्य? एक तो भाई ये कौन सा है? राजस्थान, और ये आपका है, ये वाला भाग है मध्य प्रदेश। थोड़ा सा मैं पूरा मैप बना दे रहा हूं, थोड़ी सी क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक। इतना, इतनी चीज समझ में आई? अभी थोड़ा सा ये, ठीक है, कोई नहीं। अब ये है कौन सा? ये है राजस्थान और ये है एमपी। और राजस्थान और एमपी के मध्य में कौन सा पठार है? मालवा पठार। कौन सा पठार है? मालवा पठार। ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, इसको हम कहते हैं मालवा पठार। यहां इसको नाम दे रहे हैं क्या? मालवा पठार, मालवा पठार, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई? ये इनकी अवस्थिति में बता रहा हूं, किसकी? मालवा पठार की भारत में अवस्थिति कहां है, ठीक है। इतना चीज। ये एमपी, ये राजस्थान, ये एमपी और ये राजस्थान, ये है मालवा पठार, ठीक है। मालवा पठार की अवस्थिति दो राज्यों में है। कौन कौन से? राजस्थान और मध्य प्रदेश, ठीक। अब एक इसकी विशेषता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। बेसाल्ट चट्टानें। सर, बेसाल्ट चट्टानें क्या होती है? बेसाल्ट चट्टानें वो होती हैं, देखना, अच्छा एक बात बताना, जैसे कभी जमीन के अंदर जो लावा धधकता है जमीन के अंदर, वो सक्रिय नहीं हो पाता। सक्रिय मतलब फटना, वो सक्रिय हो जाता है। अगर जमीन के अंदर कोई लावा धधक रहा है तो उसकी ऊपर की भूमि, जैसे अगर थोड़ा सा, और ये पूर्णतः सक्रिय नहीं होता है, अगर इसका लावा थोड़ा सा निकलेगा आराम आराम से, मतलब सीढ़ी नुमा, तो पूरे चारों तरफ अगर परत पर फैल गया लावा, अगर परत पर फैल गया, धरातल पर फैल गया, तो वो धरातल कैसी हो जाएगी? वो धरातल का भाग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। धरातल पूरी मिट्टी जल जाएगी, एक तरह काली हो जाएगी। तो बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मिट्टी बनेगी? तो काली मिट्टी की उत्पत्ति होगी, ये काली मिट्टी बनेगी। नॉर्मल सी बात, अगर आप घर में बैठ के या कहीं बाहर बैठ के आग जला रहे हो किसी से, तो वहां की मिट्टी कैसी हो जाती? काली मिट्टी हो जाती। ऐसे ही अगर लावा नीचे से फटता है तो चारों तरफ फैल जाता है, तो वो भूमि काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, है ना। तो अब काली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती। काली मिट्टी कहां है?
एमपी व राजस्थान में और मालवा पठार के क्षेत्र में, ठीक है, इतना ही क्षेत्र है। मालवा पठार के आसपास के कुछ क्षेत्रों में बेसाल्ट चट्टाने हैं, ठीक है। अब बेसाल्ट चट्टाने में कौन सी मृदा हो गई? काली मृदा हो गई। वहां पहुंच गए, काली मृदा हो गई। काली मृदा में किसकी खेती होगी? तो काली मृदा में सबसे ज्यादा खेती होती है कपास की, ठीक है, कपास की खेती होगी। और खट्टे फल जैसे आंवला, आंवला हुआ है ना, संतरा हुआ, मतलब खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल होंगे वो सभी किसमें होंगे? काली मृदा में होंगे। और कपास की खेती होगी। ये प्रमुख चीज है, ज्यादा इतने अंदर नहीं जा रहे, मिट्टियां जब पढ़ाऊंगा तब उसमें जाऊंगा, क्योंकि यहां इसकी एक विशेषता थी, वो मैंने इसलिए बताई। अब ये चीज हो गई क्लियर, इतना ठीक है। अब इसके बाद मालवा पठार से एक नदी निकल रही है, उस नदी का नाम है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी निकल रही है। मालवा पठार से चंबल नदी निकली, मालवा पठार से एक जगह से चंबल नदी निकली, ठीक है, चंबल नदी निकल रही है ना। चंबल नदी, ये देखो चंबल नदी निकल रही है, ठीक, चंबल नदी। और ये चंबल जाके कहां मिल जाती है? आगे उत्तर प्रदेश में चली जाती है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। मैंने आपको चंबल नदी में एक अरावली पर्वत से एक नदी आ रही होती, मैंने बताया था आपको, बनास नदी, जो कि चंबल की सहायक नदी है, ठीक है, यहां तक। तो ये नदी का नाम हमने बताया आपको चंबल नदी, ये है चंबल नदी। बस थोड़ा सा समझना तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। चंबल नदी, ठीक है। अब ये चंबल नदी जाएगी कहां? चंबल नदी मध्य प्रदेश में निकलते हुए, मध्य प्रदेश या राजस्थान के थोड़े से, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा के पास से निकलता है। कौन सी नदी? चंबल नदी। और एमपी और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में जाती है, ठीक है। बस यहां तक समझना, अभी रुकना बस, ठीक है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना से चंबल नदी इटावा के पास मिलती है, ठीक है। इटावा के पास मुरादगंज है, एक शहर है, एक कस्बा है, वहां जाके मिलती है चंबल नदी यमुना नदी में, है ना। अब ये चीज मैं नदी के बारे में नदी वाले चैप्टर में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं मालवा पठार पर हूं, इसलिए मालवा पठार तक ही सीमित रहूंगा, ठीक है। तो अब चंबल नदी आई, निकली, तो उद्गम हुआ, तो ये एमपी और राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में गई, ठीक है। तो अगर ये पहले राजस्थान में जाते हैं तो राजस्थान में एक बांध बनाया गया है, राजस्थान में एक बांध बनाया गया है इसी नदी पर। उस बांध का नाम है क्या? क्या नाम है? राणा सागर बांध, राणा सागर बांध। एक बात बताओ, राजस्थान सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है, तो इसलिए ये बांध बनाए गए, क्योंकि ये चंबल नदी का पानी आ रहा है, उसको रोक के अगर दूसरे जिले में, राजस्थान के कुछ जिले हैं वो सूखाग्रस्त है, जैसे गंगानगर हुआ, है ना, तो ऐसे कुछ शहर, जैसलमेर हुआ, ऐसे कुछ शहर व जिले सूखाग्रस्त हैं, तो ये बांध बना के वहां तक पानी पहुंचाया जाता है। तो ये बांध बनाया कौन सा? राणा सागर बांध। ये किसमें है? राजस्थान राज्य में है, ठीक है, राजस्थान। अगला बांध है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये गांधी सागर बांध ये है एमपी में, गांधी सागर बांध। तो ये गांधी सागर बांध एमपी में है। और किस नदी पर? ये सारी विशेषताएं चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर दूसरा बांध है गांधी सागर बांध, वो भी मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला है जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। फिर ये कहां है? जवाहर सागर बांध ये है राजस्थान में। क्या? जवाहर सागर बांध। और ये कहां है? राजस्थान। 3 बांध हैं, मैंने आपको बताया। पहला बांध राणा सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है, जो कि कहां है? राजस्थान में। दूसरा गांधी सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है, कहां है? मध्य प्रदेश में। तीसरा जवाहर सागर बांध, जो कि चंबल नदी पर है और कहां है? राजस्थान में। और ये नदी चंबल नदी फिर ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। एक स्थान है उत्तर प्रदेश का, इटावा जिले के निकट एक जगह है, शहर है, कस्बा है, मुरादगंज, वहां जाके मिलती है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। क्वेश्चन अगर आएगा, क्वेश्चन पूछेगा
कि राणा सागर बांध किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर। कहां पर है, राजस्थान। पूछेगा गांधी सागर बांध किस नदी पर है, चंबल नदी पर। कहां, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला पूछेगा जवाहर सागर बांध किस नदी पर, चंबल नदी पर। कहां, राजस्थान। ठीक है। इतनी चीज समझ में। मालवा पठार से इतने से बाहर कुछ जाएगा ही नहीं, इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। मालवा पठार, सिर्फ मालवा पठार बस। ना मैंने आपको मिट्टियां ज्यादा बताई, ना मैंने आपको चट्टाने बताई, ना मैंने नदियां बताई, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ पठार का है, तो पठार के बारे में ही उसके आसपास की चीजें बता रहा हूं सिर्फ। ठीक है। अगली जो चीजें अगले वीडियो में बताऊंगा, जो चैप्टर चलते रहेंगे वैसे। ये चैप्टर ये वाला क्लियर हुआ। ये कौन सा था, मालवा पठार। दूसरा अरावली पढ़ा चुका हूं, अब जो दूसरा मालवा पठार, ये क्लियर हुआ। अगला पठार तीसरा है बुंदेलखंड पठार। तीसरा है, ये केंद्रीय उच्च भूमि में, मतलब भारत के केंद्र में ये पठार हैं सारे, भारत के केंद्र में, मतलब बीच में। तो अरावली, दूसरा मालवा और तीसरा बुंदेलखंड। तो अब बुंदेलखंड के बारे में बताते हैं। ये डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है, ये काम आएगा। अब ये मिटालने वाला हूं मैं, ये वाला मैप। ठीक है, चलो चलिए आगे देखो। अगला हेडिंग डालना है कौन सा, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, इसमें बहुत सी चीजें मिलेंगी। बुंदेलखंड पठार को बहुत आता है, मैं अच्छे से बता दे रहा हूं कि बुंदेलखंड पठार उत्तर प्रदेश में भी है। ठीक है, देखो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में है बुंदेलखंड पठार। पहले मैं आपको मैप में इंडिकेट करके दिखाता हूं, फिर और चीजें क्लियर करता हूं। ठीक है, मैप बनाना सीखो। ठीक है, तो और अच्छा लगेगा अगर कॉपी में मैप बनाओगे तो चीजें तुम्हें क्लियर बहुत जल्दी होंगी। अगर फिगर से अगर आप को मैप सारे कंसेप्ट क्लियर करोगे फिगर से, तो चीजें एकदम एग्जिट रहेंगी, दिमाग में सेट रहेंगी। ठीक है, क्या पढ़ा रहा था मैं, बुंदेलखंड पठार। बुंदेलखंड पठार भारत के दो राज्यों में, कौन कौन से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो ये आपका क्या है, ये आपका बन गया एक तरह का उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश बन गया। तो थोड़ा सा उत्तर प्रदेश को हल्का ऐसा बना दो। ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, और मध्य प्रदेश दूसरे पेन से बना दे रहा हूं। मध्य प्रदेश का थोड़ा भाग है जो बुंदेलखंड में है, पूरा नहीं है। ठीक है, तब भी मैं पूरा मध्य प्रदेश बना दूंगा, फिर उसके बाद मैं बनाता हूं। पहले मैं पूरा मध्य प्रदेश बना दे रहा हूं। ठीक है, ये पूरा मध्य प्रदेश है। अभी मैंने पठार के बारे में नहीं बताया, अभी सिर्फ राज्य, दो राज्य में स्थित है। कौन कौन सा, एक यूपी और दूसरा एमपी। ठीक है, अब इसकी स्थिति कहां है, किसकी, बुंदेलखंड पठार की स्थिति कहां है, ये देखो पूरा ये वाला भाग, ये पूरा बुंदेलखंड पठार है। ये पूरा भाग बुंदेलखंड पठार। इतनी चीज समझ में आई, ये है क्या, बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, बुंदेलखंड पठार। इतना देखो, एमपी यूपी मैंने आपको बता दिया, बुंदेलखंड पठार। ठीक है, अब पहले मैं एमपी में पहले हम यूपी में जाते हैं, फिर एमपी में, क्योंकि हम यूपी या एमपी, ठीक है, ज्यादातर यूपी के जिले इसमें ज्यादा आते हैं, तो हम यूपी से स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये बताओ, बुंदेलखंड पठार यूपी में कितने जिलों में विस्तृत है या अवस्थित है, या इसकी स्थिति फैली हुई है, तो कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कौन कौन से जिले, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, बांदा। ठीक है, बांदा, और एक और जिला हुआ है हमीरपुर। हमीरपुर भी थोड़ा सा उसी में आ जाता है, हमीरपुर। 7 जिले आते हैं, 7 जिले बुंदेलखंड पठार में आते हैं। कौन कौन सा, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, जालौन, बांदा, हमीरपुर। ठीक है, अब देखो ये मैं एक छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो ये वाला भाग है, अगर आप
पास से देखोगे, अच्छी क्वालिटी में देखोगे, अगर वीडियो को अगर 1080 में देखोगे तो चीजें क्लियर दिखेंगी। ठीक है, देखो ये है आपका ललितपुर, ये है ललितपुर, और ललितपुर के जस्ट ऊपर है झांसी, ये है झांसी। झांसी के बाद ऊपर इसके बगल में, बिल्कुल बगल में आके महोबा, महोबा के बगल में फिर आके चित्रकूट, चित्रकूट के बाद इसके ऊपर औरैया, औरैया के पास है जालौन, झांसी और ऊपर औरैया के पास है जालौन, है ना, और फिर है यही बांदा, और फिर है यही ऊपर हमीरपुर। तो ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, इस यूपी का क्या कहलाएगा, बुंदेलखंड पठार। इतने जिले आते हैं बुंदेलखंड पठार में। ठीक है, यूपी के 7 जिले जो है बुंदेलखंड पठार में इनकी अवस्थिति है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया, याद रखना ये चीज है। ठीक, अब भाई एमपी के भी तो जिले हैं। एमपी के प्रमुख रूप से 3 जिले हैं, कौन कौन से, रीवा, सतना और पन्ना। यही है रीवा, सतना और पन्ना, ये पूरा रीवा, सतना और पन्ना, ये सभी कितने में एमपी के जिले, रीवा, सतना, पन्ना, 3 जिले हैं जो कि बुंदेलखंड पठार एमपी के 3 जिलों में विस्तृत है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये चीज इसकी अवस्थिति आ गई आपको, ये मैंने क्लियर कर दिया। एमपी में बता दिया 3 जिले हैं, रीवा, सतना और पन्ना, ये 3 जिले हैं एमपी में, बुंदेलखंड पठार इन जिलों में विस्तृत है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं ग्रेनाइट की नीच चट्टानें। अब मैंने आपको बताया मालवा पठार में मैंने बेसाल्ट की चट्टानें बताया कि उसका लावा ऊपर फैल जाता है तो उसकी मिट्टी काली हो जाती है, आपको मैंने बताया यहां इसी चीज। अब ये बेसाल्ट की नीच चट्टानें कैसी होती है, एक नॉर्मल सी बात बताना। देखो बेसाल्ट की नीच चट्टानें कैसे बनाए, देखो सॉरी बेसाल्ट होगा, अब है ग्रेनाइट की नीच चट्टानें। बेसाल्ट तो मैंने बता ही दिया है ना, बेसाल्ट तो मैंने बता दिया, उसकी काली मिट्टी होती है। ग्रेनाइट की नीच चट्टानें, ग्रेनाइट अब तो कभी सोचा है, कभी घरों में देखा ग्रेनाइट सिर्फ रसोइयों में लगता है ना, क्यों लगता है, महंगा होगा तभी लगता है। ठीक है, अब भाई जिसके लिए महंगा नहीं है वो अलग बात है ना, वो अलग बात है, पूरे घर में लगा देता वो तो भाई पैसा अलग है। ये ग्रेनाइट ज्यादातर मीडियम मध्यम परिवार के घर में सिर्फ उनके रसोइयों में लगा मिलागा ग्रेनाइट, क्योंकि ग्रेनाइट बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है, बहुत कठिनाइयों से उसका उत्खनन होता है, इसीलिए बहुत महंगा है और कम है, और रेयर केस में बहुत कम है। तो मैं ग्रेनाइट की नीच चट्टानें बताता हूं ये कैसी मिलती है, कैसी होती है। ठीक है, तब तक आप यहां देखो, मैं बताता हूं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो नॉर्मल सी बात, अगर ये एक जगह है या स्थान है, ठीक है ना, अगर कोई ज्वालामुखी यहां फटी मतलब सक्रिय नहीं होती है, ज्वालामुखी पूर्णतः सक्रिय नहीं होती है, एक तरह का बहुत हल्की सक्रिय होती है, पूर्णतः सक्रिय नहीं होती, मतलब नॉर्मल होती, सुसुप्त तरह की। अब ये ज्वालामुखी क्या करती है, ये ज्वालामुखी बहुत तेज ना फटके, इनका जो लावा है ना, ये इन क्रेटरों में, मतलब ये अच्छा ये जमीन है, ये नसें हैं जमीन की, ये जमीन है, ये जमीन की नसें हैं, ये जमीन है। तो ये देखना, सॉरी ये देखो, ये जमीन की नसें हैं, इसीलिए इसको नीस चट्टानें कहा जाता है। नीस मतलब एक तरह का नसें, नीस एक तरह का नसें। अब बताना, यहां से जब लावा फटेगा, यहां से जब लावा निकलेगा, तो ये लावा इन नीस मतलब नसों में भर जाएगा कि नहीं, भर जाएगा, इनमें भर जाएगा, इनमें भर जाएगा, बाहर ना निकल के इन नसों में फंस जाता है, इन नसों में, यहां है ना, इसी को नीस बोलते हैं, है ना। तो जो लावा इनमें भर जाता है एक तरह का, तो ये जो लावा से जो फंस जाता है, अब कुछ टाइम बाद, मतलब कुछ सालों बाद या कुछ समय बाद, जो ये इसकी उत्पत्ति होती है इसमें, वो ग्रेनाइट की चट्टानें की उत्पत्ति होती है, ग्रेनाइट, इसीलिए ग्रेनाइट नीस की चट्टानें इसको नाम दिया है। अच्छा, अब एक नॉर्मल बात बताना, ये यहां तपन होगी, बहुत भपका होगी। एक बात बताओ, तुमने कभी भट्टे पे गए हो, भट्टे पे जाते हो तो नीचे बहुत आग जलाई जाती है, बहुत सारी, तो ऊपर की मिट्टी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है ना। तो बिल्कुल सेम उसी कायदे से
बिल्कुल भट्टे पे चले जाओ, अब ग्रेनाइट ऐसी फीलिंग आने लगी, भाई साहब ग्रेनाइट नीस की चट्टान है, मतलब तुम उस चीज को समझ जाओगे। तो अगर इसके आस ऊपर की भूमि कैसी हो जाएगी, नीचे अगर नीचे बहुत लावा है, नीचे बहुत जलन उत्पत्ति हो रही है, तो ऊपर की भूमि कैसी हो जाएगी, ऊपर की भूमि लाल हो जाएगी। तभी इससे लाल मिट्टी या लाल मृदा की उत्पत्ति हुई, किससे, ग्रेनाइट की नीच चट्टान से। इतना चीज समझ में आया। तो कौन सी मिट्टी होगी ग्रेनाइट से, लाल मिट्टी की उत्पत्ति हुई, ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब जो लाल मृदा है, इसमें कोई खेती तो होगी, कार्य होगा, क्या होता है लाल मृदा में, उत्पत्ति क्या होता है। हम मृदा के बारे में पूरा डिटेल नहीं बता रहे, सिर्फ इस पठार में, बुंदेलखंड पठार में किसकी उत्पत्ति होती, कौन सी चट्टान है, कौन सी मृदा, उसके बारे में बता रहे हैं। तो लाल मृदा में किसकी खेती होती है, दलहन व तिलहन की फसल होगी। कौन सी, दलहन व तिलहन की फसल होती, कौन सी, दलहन और तिलहन की। अब लाल मृदा में दलहन और तिलहन में क्या क्या आएगी, कौन कौन सी, दलहन में ज्वार, बाजरा, मक्का, चना और मटर, ये दलहन में आएगी। दलहन में ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, मटर, और तिलहन में सोयाबीन, जिससे तेल निकाला जाता है। दलहन वो फसल होते हैं जिनके दो पार्ट होते हैं, कोई भी फसल दे दो वो दलहन होगा, जिसके दो पार्ट हो जाएंगे वो दलहन होगा। देखो मटर के दो होते हैं, ज्वार के दो होते हैं, बाजरा के दो होते हैं, मक्का के दो होते हैं, चना के दो होते हैं, तो ये दलहन हो गए। और तिलहन में जिससे तेल निकाला जाता है, देखो सोयाबीन से सोयाबीन का तेल आता है, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल होता है ना, और सूरजमुखी का तेल, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, किस मिट्टी में होती है सब, दलहन की फसल लाल मृदा में, ठीक है, इतना। और इसकी एक लास्ट विशेषता है, बुंदेलखंड पठार से दो नदी निकल रही है, एक नदी निकल रही है केन नदी और दूसरी बेतवा नदी, ठीक है, ये प्रमुख नदी है। यहीं से केन नदी निकलेगी और बेतवा नदी ये जाके ऊपर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती हैं, ठीक है, यहीं से निकलेगी कौन सी, केन नदी और बेतवा नदी, ठीक है, केन और बेतवा नदी निकलती हैं। और एक विशेषता है बेतवा नदी की, बेतवा नदी पर एक बांध है, माता टीला बांध, प्रमुख बांध है माता टीला बांध, ठीक है ना। बांध तो बहुत है पर प्रमुख बांध माता टीला बांध है, बेतवा नदी पर है, कहां है, झांसी में है, ठीक है, इतना है ना। और इतना है। अब अगला पठार है कौन सा अपना, अगला पठार है कौन सा, बुंदेलखंड हो गया है ना। अगला पठार हो गया चौथा विंध्याचल पठार, ठीक है, विंध्याचल पठार, ठीक है। तो मैंने आपको बुंदेलखंड पठार पढ़ाया, उसके बाद अब है विंध्याचल पर्वत, ठीक है, विंध्याचल पर्वत, ठीक। चलो आओ देखते हैं, पहले हम मैप बनाते हैं उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये हो गया भारत, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे ना आए, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां तक हम विंध्याचल पर्वत बताएंगे, ठीक है, यहां तक आ रहा हो कोई टेंशन नहीं, यहां बनाना है हमको विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत पहले की इसकी विशेषता बताता हूं क्या है। विंध्याचल पर्वत यह भारत का मुख्य विभाजक है। मुख्य विभाजक का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी भाग है ना, कोई भी है, जैसे ये पेन है, इसको हम विभाजित करेंगे तो इसका बीच का भाग ही तो करेंगे, काटेंगे, तो ये इसका मुख्य विभाजक होगा बीच का। ऐसे ही यह पर्वत है कौन सा, विंध्याचल पर्वत, यह इसका मुख्य विभाजक है। देखो ये विंध्याचल पर्वत भारत का मुख्य विभाजक है। एक बात बताना, देखो अगर भारत को बीच में से अगर इधर से उधर किया जाए, आधा भाग अगर देखा जाए, तो ऊपर का भाग, ये वाला भाग उत्तरी कहलाएगा, उत्तरी भारत, और ये वाला दक्षिणी भारत। देखो ये वाला पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, इसको हम पूरा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे उत्तरी भारत, और नीचे का भाग क्या होगा, ये दक्षिणी भारत। ये उत्तरी भारत
और ये दक्षिणी भारत। अब उत्तर को दक्षिण में अलग जो कर रहा है ना विभाजक, उसको ही नाम दिया है क्या? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत, इसको नाम दिया है विंध्याचल पर्वत। ठीक है, ये एक पर्वत है, तो यह प्राकृतिक विभाजक हुआ कि नहीं? नेचुरल विभाजक हुआ, नेचुरल। ठीक है ना, आर्टिफिशियल नहीं है, ना कृत्रिम नहीं है, ये पहले से है, इसलिए इसको प्राकृतिक विभाजक के नाम से जाना जाता है विंध्याचल पर्वत को। क्या? पहला, यह भारत का मुख्य विभाजक है। ठीक है, विभाजक है भाई। इसको अगर 20, अरे कोई भी हो, इसको ना करके हम इसको बताते हैं, अच्छा नहीं लगता। देखो इसका, अगर हम इसको 20 से काटेंगे तो आधा भाग 20 से ऊपर का और इतना आधा, तो ये विभाजक कहलाएगा। इसीलिए ये श्रेणी है, ये विंध्याचल पर्वत है, इसको बीच से, विंध्याचल पर्वत बीच में है, तो इसका नीचे वाला भाग दक्षिणी भारत, ऊपर वाला उत्तरी भारत कहलाएगा। इसी, ये प्राकृतिक है, ये ना बनाया नहीं है, तो इसीलिए इसको भारत का प्राकृतिक विभाजक कहा जाता है। तो पूछा जाएगा भारत का प्राकृतिक विभाजक वाला पर्वत कौन सा है, तो ऑप्शन में आएगा सतपुड़ा, विंध्याचल, मालवा और बुंदेलखंड। तो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई साहब सतपुड़ा लगाऊं क्या विंध्याचल लगाऊं? तो मैं एक चीज याद दिला दे रहा हूं कि इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका, वी से विंध्याचल, ये वी है, वी, ये वी है, वी, इधर देखो ये वी है, वी से विंध्याचल। अगर हम इसको सीधा कर दें, वी को ऐसा कर दें, तो बीच का विभाजक होगा, वी है विंध्याचल है, वी को ऐसा कर देंगे तो बीच का विभाजक विंध्याचल पर्वत हो गया। भारत का विभाजक, प्राकृतिक विभाजक, भारत का विभाजक तो विंध्याचल पर्वत, याद रखना। वी को सीधा कर दिया तो विंध्याचल होगा, ऐसे याद करना तो याद रहेगा, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं, पेपर में बहुत स्ट्रेच होता है, मतलब टेंशन रहता है दिमाग में। ठीक है, बहुत सी चीजें चलती रहती हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको विभाजक के बारे में? ठीक। भारत को प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत व दक्षिण भारत में विभाजित किया जाता है। हमने कहा भारत को प्राकृतिक रूप से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभाजित कौन करता है? विंध्याचल पर्वत, यही हमने लिखाया था। ठीक है, अगला, ऐसा पर्वत जो यूपी और एमपी की सीमा निर्धारित करता है, यह है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा निर्धारित करता है। सीमा मतलब देखो, ये उत्तर प्रदेश है, ये वाला भाग है ना, ये उत्तर प्रदेश है, और ये वाला भाग मध्य प्रदेश है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, ये पूरा, ये यूपी है, ये एमपी है। तो ये जो सीमा लग रही है ना, ये सीमा लग रही है, तो जो सीमा, मैंने ये क्या, ऐसा पर्वत जो यूपी और एमपी की सीमा निर्धारित करता है, यही तो है, ये यूपी, ये एमपी, इसकी सीमा निर्धारित कौन कर रहा है? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, अब यह गुजरात एवं छत्तीसगढ़ तक फैला है। यह पर्वत देखो, ये गुजरात है, ये गुजरात हमने बताया, ये गुजरात है, ये गुजरात है, और ये जो फैला है ना, ये यहां तक फैला है, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, ये वाला भाग है ना, ये पूरा, ये छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ है। तो ये कौन कौन से में, कहां से कहां? गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है, फैला है। कौन सा? विंध्याचल पर्वत। ठीक है, इतना चीज समझ में आया है ना? अभी मैं बताता हूं विंध्याचल पर्वत में कौन कौन से राज्य हैं। देखो मैं बता दे रहा हूं विंध्याचल पर्वत में कौन कौन से राज्य जाते हैं। देखो पहला गुजरात आ गया, ये आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आएगा, फिर ये देखो उत्तर प्रदेश आ गया, ठीक है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आ गया, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ आ गया। ठीक है, कौन कौन से 4 राज्य हैं? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखो गुजरात है ही, मध्य प्रदेश है ही, यूपी और एमपी की सीमा साझा करते तो यूपी भी है, और लास्ट में छत्तीसगढ़। 4 राज्य सीमा साझा करते हैं किसमें? विंध्याचल पर्वत में। 4 राज्य विस्तृत है विंध्याचल पर्वत में। ठीक है ना? अब पहले ऊपर थोड़ा सा आते हैं, फिर उसके बाद आगे।
क्या है इसमें अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज कैसे होते हैं? अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं, ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया नहीं जाता। ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश ना पाया जाए उनको अधात्विक खनिज कहा जाता है। तो कैसे, मतलब जैसे चूना, पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि अधात्विक खनिज है ना। धातु खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें धातु पाई जाती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, है ना, वो धात्विक होते हैं। और अधातु खनिज वो होते हैं जिसमें धातु का अंश पाया नहीं जाता, जैसे चूना, पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जिप्सम आदि। कहां पाया जाता है? विंध्याचल पर्वत में ये सब चीजें पाई जाती हैं। विंध्याचल पर्वत में कौन सी? चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, जिप्सम, है ना, विंध्याचल पर्वत में। इतना चीज समझना है। अब हमने आपको बताया विंध्याचल पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है? गुजरात, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब हमने आपको अब हम देखो मेन चीज क्या है? उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश में 2 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। विंध्याचल पर्वत उत्तर प्रदेश के 2 जिले और मध्य प्रदेश के 3 जिले जो कि विंध्याचल पर्वत की सीमा साझा करते हैं। देखो 2 जिले, एक है मिर्जापुर, एक है सोनभद्र। ये मिर्जापुर और सोनभद्र यही हैं। यहां जैसे मैं अगर मैप बनाऊं, उत्तर प्रदेश का मैप बनाऊं मैं, अगर हल्का सा, ठीक है, ये है ना, ये सोनभद्र, यही मिर्जापुर है। ये सोनभद्र मिर्जापुर ये वाले भाग में है, सोनभद्र मिर्जापुर ये वाले भाग में है। और यही है क्या? यही अदर, यही तो एमपी है, ये वाला भाग एमपी में है। तो यही रीवा, पन्ना और सतना, यही 3 जिले हैं। और यही 2 जिले उत्तर प्रदेश के हैं। कौन कौन से? सोनभद्र और मिर्जापुर। तो मध्य प्रदेश के 3 जिले और उत्तर प्रदेश के 2 जिले, मिर्जापुर और सोनभद्र, और मध्य प्रदेश के रीवा, पन्ना, सतना, ये सीमा निर्धारण करते हैं किससे? विंध्याचल पर्वत से, ठीक है। और इसकी अवस्थिति 4 राज्यों में है। कौन कौन सा? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सीमा निर्धारण उत्तर प्रदेश में कौन से 2 जिले हैं? सोनभद्र और मिर्जापुर। और मध्य प्रदेश में रीवा, पन्ना, सतना, रीवा, पन्ना, सतना, ठीक है। विंध्याचल पर्वत को खत्म किया, ठीक है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इससे बाहर कहीं जाएंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक। चलो अब अगला पर्वत है केंद्रीय उच्च भूमि का अंतिम पर्वत है सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। इसको मिटा दो, ठीक। मैप जरूर बनाना, मैप जितना बनाओगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। हमें फायदा नहीं होगा, तुम्हें फायदा होगा, आपको फायदा होगा, ठीक है। इससे क्या है, चीजें आपको भूलेंगी नहीं, दिमाग से निकलेंगी नहीं, ठीक है। आपके लिए ही, भले के लिए मैं बता रहा हूं ये चीज। आप बनाना तो अच्छा, ना बनाना तो और अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो अगला हमने बताया आपको, अगला पर्वत कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। अगला हमने बताया आपको सतपुड़ा पर्वत। पहले सतपुड़ा पर्वत हम आपको बताते हैं, सतपुड़ा पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है। पहले सतपुड़ा पर्वत कितने राज्यों में विस्तृत है ये बता, है ना। तो सतपुड़ा पर्वत, पहली बात तो सतपुड़ा पर्वत एक श्रेणी नहीं है, थोड़े थोड़े क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जैसे, है ना, पहला राज्य कहां? गुजरात, गुजरात में है। कुछ भाग सतपुड़ा का गुजरात में है, कुछ भाग मध्य प्रदेश में है, कुछ भाग छत्तीसगढ़ में। तो मैंने आपको बताया कि सतपुड़ा पर्वत 3 राज्यों में, कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। अब इनको अपने अपने राज्यों में अन्य अन्य के नाम से जाना जाता है। जैसे अब हम अगर पूछें गुजरात में इसको किस नाम से जानेंगे? इसको गुजरात में राजपीपला के नाम से जानेंगे, राजपीपला,
राजपीपला पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। किस पर्वत को? सतपुड़ा पर्वत को। कहां? गुजरात में। ये कहां है? गुजरात। गुजरात, ठीक है। अब एमपी में इसको किस नाम से जानते हैं? महादेव की पहाड़ी। एमपी में इसको किस नाम से जानते हैं? एमपी में इसको महादेव की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। महादेव की पहाड़ी। महादेव की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। महादेव की पहाड़ी पर एक चोटी है। ये महादेव की पहाड़ी एमपी में है, उस पर एक चोटी है। उस चोटी का नाम है धूपगढ़ चोटी। तो धूपगढ़ चोटी है कहां? मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी है। धूपगढ़ की चोटी कहां है? महादेव की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की चोटी पर एक पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल कौन सा है? उस पर्यटक स्थल का नाम है पंचमढ़ी हिल स्टेशन। उसको बोलते हैं पंचमढ़ी। पंचमढ़ी पर्यटक स्थल कहां है? मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ की चोटी पर महादेव की पहाड़ी पर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना चीज समझना है। अगला छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल पहाड़ी के नाम से, किसको? सतपुड़ा पर्वत को किस नाम से? मैकाल पर्वत। मैकाल पहाड़ी या पहाड़ी नाम से जानते हैं। मैकाल की पहाड़ी। मैकाल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैकाल की पहाड़ी कहां है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब ये छत्तीसगढ़ में मैकाल की पहाड़ी पर एक पठार है। छत्तीसगढ़ व एमपी की सीमा पर है, बिल्कुल जस्ट छत्तीसगढ़ व एमपी की सीमा पर एक पठार है। उस पठार का नाम है अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार। अमरकंटक पठार से एक नदी निकलती है। उस एक नदी निकली है जो कि बिहार की तरफ जा रही। उस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि बिहार में जाके गंगा नदी से मिलती है। और एक नदी निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो कि खम्बात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ठीक है, नर्मदा नदी। दो नदी निकलती है प्रमुख रूप से, एक सोन नदी जो बिहार में जाके गंगा से मिलती है और दूसरी नर्मदा नदी जो कि खम्बात की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। कहां? मैकाल पहाड़ी पर के पास छत्तीसगढ़ व एमपी की सीमा पर। छत्तीसगढ़ व एमपी की सीमा पर। छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश की सीमा पर। ठीक है, और बिहार में गंगा से मिल जाती है। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अमरकंटक पठार के बारे में मैंने चीजें बता दी, है ना? और अब है आपका कौन सा पठार? अब पूर्वी पठार के बारे में हम आपको बताएंगे। कौन सा? पूर्वी पठार। ठीक है, तो मैंने आपको बताया केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली पर्वत, मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, सतपुड़ा पठार और विंध्याचल। विंध्याचल पठार और सतपुड़ा पठार, मतलब इतने पठार मैं आपको करा चुका हूं जो कि केंद्रीय उच्च भूमि में भारत के केंद्र में है। अब अगला पठार हम कराएंगे आपको पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार है, उत्तर पूर्वी पठार है, ठीक है, दक्कन पठार है, ठीक है, और दक्षिण के पर्वतीय पठार हैं, पर्वतीय क्षेत्र हैं, वो सब पढ़ाएंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा वो अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।